नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 7 स्तंभों में से हम 2 स्तंभ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पूंजी निर्माण, और इसके लिए जो पैरामीटर या जो संकेतक हम काम लेते हैं उससे बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये होता क्या है? मान लीजिए आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आगे चल के भविष्य में भी आपको एक इनकम का सोर्स देगा। मतलब कुछ ऐसा खर्चा जिससे आपको इनकम होना शुरू हो जाए। मान लीजिए आप एक मॉल बना रहे हैं, तो क्या मॉल में आप खर्चा नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। पर क्या मॉल में क्या हुआ? खर्चा खर्चा ही है। वो आपके एक इनकम का सोर्स बन जाएगा जो आगे आपको चल के इनकम देने वाला है। और ये दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में। तो हमारे पास देखिए राजस्थान में तो लगभग लगभग 4.5 लाख करोड़ का ऐसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि जीडीपी का लगभग लगभग 29.29% है। और इसमें बात करें हम तो ये लगभग पिछले साल की तुलना में 11.5% के हिसाब से बढ़ा। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, ये दो चीजें पड़ेंगी। तो लगभग ये पैसा 78% पैसा आ रहा है निजी क्षेत्र से, प्राइवेट से, और गवर्नमेंट से देखें तो लगभग लगभग 22% के आसपास आ रहा है। और जा कहाँ रहा है ये पैसा? तो हम लोग देखें इसे तो निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में ये पैसा लग रहा है लगभग लगभग 2 लाख करोड़। 4.5 में से 2 लाख करोड़ कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, बिल्डिंग में जा रहा है 84,000 के आसपास, लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है 54,000 के पास पास, विनिर्माण में जा रहा है 32,000 के आसपास। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में। स्थायी पूंजी निर्माण में हमने देखा कि लगभग लगभग 4.5 लाख करोड़ ऐसे रुपए लगे हैं जिनसे आगे चल के इनकम होने वाली है। ठीक है, हम लोगों का 3 पिलर हो गए हैं $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। अब हम लोग चौथा पिलर पढ़ने जा रहे हैं, और चौथा पिलर है मूल्य स्थिरीकरण, मतलब महंगाई के लिए। मूल्य स्थिरीकरण का मतलब महंगाई, मतलब कि कीमतों में कितना उतार और चढ़ाव हो रहा है। इसे मापने के लिए कुछ इंडेक्सेस हैं जिनमें हम दो इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, WPI और CPI। मतलब कि एक की उद्योग की दृष्टि से और दूसरा कंज्यूमर की दृष्टि से ये इंडेक्सेस या महंगाई के बारे में क्या बोल रहा है। तो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि थोक पर वस्तुओं की कीमत ज्ञात करता है, और इसमें केवल और केवल वस्तुएं ही शामिल होती है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि बाजार में सामान की जो कीमतें हैं वो थोक मूल्य पर कैसे बदल रही है। ठीक है, और ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? ये है उद्योग और सरकारों के लिए ज्यादा उपयोगी है, और ये मासिक रूप से जारी की जाती है। आज के समय में हम WPI की बात करें तो राजस्थान की WPI लगभग लगभग 1.75% के हिसाब से बढ़ रही है। इसी के साथ में एक और डेटा दिया गया है खाद्य से संबंधित, खाद्य की महंगाई से संबंधित, जो वृद्धि हो रही है लगभग लगभग 4.39% के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सूचकांक जो कि है CPI। CPI क्या होता है? जो खुदरा स्तर पर होती है, मतलब उपभोक्ताओं के लिए होता है, और ये बताता है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लोगों को कितनी महंगी मिल रही है, ये चीज बताता है। अब हम दोनों इंडेक्सों के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। मैं WPI की बात करूं, यह है राजस्थान के लिए। तो इसका आधार वर्ष है, मतलब गणना कौन से ईयर से की जाएगी, किस वर्ष की कीमतों से की जाएगी, ये है 1999-2000 राजस्थान के लिए। और ये जारी कौन करता है? ये करता है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। मैं भारत के WPI की बात करूं तो इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। जारी कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। अब बात करूंगा मैं CPI की, तो CPI में 4 CPI निकल के आती है हमारे पास। एक है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जिसका आधार वर्ष है 2016। एक है कृषि श्रमिकों के लिए, जिसका आधार वर्ष है 1986-87। एक है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, इसका आधार वर्ष भी है
1986। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो करसी और गांव वाले, पुराने आदमियों की पुरानी चॉइस। हम बात करें ग्रामीण और शहर की संयुक्त के लिए, तो वो निकल के आती है 2012 आधार वर्ष। ये जो तीनों हैं, ये तीनों जारी की जाती है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा, और जो संयुक्त है ग्रामीण और शहरी, वो जारी की जाती है एनएसओ के द्वारा। अब इसके बारे में हम कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूपीआई में गणना के समय हम लोग टोटल 154 वस्तुएं लेते हैं, जिनमें से 75 होती हैं प्राथमिक वस्तुएं, 69 होती हैं विनिर्माण की वस्तुएं, और तीसरी होती हैं ईंधन इनसे संबंधित 10 वस्तुएं। जबकि इनका भारांश है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। भारांश का मतलब ये मान लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए उसमें 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन उसमें मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन मान लो इसमें हिंदी के आ रहे हैं। मान लिया कि जीके का क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर का है, मैथ का क्वेश्चन 1 नंबर का है एक क्वेश्चन, और हिंदी का क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल 150 में से टोटल नंबर कितने हुए इसके 100, इसके कितना हुआ 50, इसका कितना हुआ 50, नंबर तो टोटल 200 हो गए। और आप देखिए जीके जीके कितना हुआ 100 नंबर, मतलब 200 में से 100 नंबर, मतलब 50% कितना हो गया इसका वेटेज हो गया। जबकि टोटल मतलब क्वेश्चंस में देखें तो लगभग कितना है 33%। और यही चीज यहाँ लागू हो रही है कि मान ली वस्तुएं तो 75 है, पर उनका वेटेज किस हिसाब से है, उस हिसाब से इनका वेटेज 100 में से लगभग लगभग 33% निकल के आ रहा है। विनिर्माण का लगभग लगभग 50% के आसपास जा रहा है, और ईंधन और शक्ति का जा रहा है लगभग 16% के आसपास। एक और इंडेक्स के लिए पढ़ते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। तो ये इसमें तथ्य क्या है कि ये डीए में बड़ा काम आता है। डीए मतलब जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे तो आपको मिलता है हर साल या हर साल में 2 बार डीए बढ़ा के, जो महंगाई के हिसाब से मापता है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपको डियरेंस अलाउंस देता है। अगर इंडिया की बात करें तो ये सीपीआई की गणना लगभग लगभग 88 केंद्रों से की जाती है देश में। जबकि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 3 केंद्र हैं इसके, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, जिसमें सबसे ज्यादा महंगाई देखी गई है अलवर के केंद्र पर, जो है 4.5% के आसपास। इसी के साथ हमारे 4 पिलर हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 5वां पिलर, जो कि है राजकोषीय प्रबंधन। तो अब राजकोषीय प्रबंधन होता क्या है कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। सही मायने में ये एक बजट का ही पार्ट है। तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक राजस्व और दूसरा पूंजीगत। राजस्व क्या होता है कि जो पैसा हमारे ऊपर या सरकार के ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटी या दायित्व या बोझ नहीं डालता। दूसरा वो है जो किसी प्रकार की लाइबिलिटी क्रिएट करता। ठीक है, मतलब ये पैसा वही है जो मारो पैसा है, कोई नहीं कोई दे। और दूसरा है पूंजीगत, वो है वो वापस देना पड़ेगा। और भी सरल भाषा में देखें तो राजस्व उसको बोलेंगे जो पैसा बार बार आ रहा है, और पूंजीगत उसे बोलेंगे जो पैसा आ गया एक बार, ठीक है। तो राजस्व हमारे पास प्राप्तियां हैं लगभग 2,03,000 करोड़ के आसपास। पिछले साल की तुलना में इसमें वृद्धि हुई 4.25% के हिसाब से। अब ये आता कहां से ये 2 लाख? स्वयं के कर से आता है लगभग 94,000 करोड़ के आसपास। नॉन टैक्स से आता है 18,000 के आसपास। केंद्र से जो हिस्सा मिलता है करों में वो है 68,000 के आसपास। फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करता है। और केंद्र से जो सहायता मिलती है वो मिलती है 22,000 करोड़ के आसपास। अगर बात करें टैक्स की हमारे यहाँ राजस्थान में, तो SGST, स्टेट जीएसटी टैक्स जो होता है, उससे आता है लगभग लगभग 38,000। सेल टैक्स से 23,000। एक्साइज मतलब दारूखोरे से 13,000। और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से 9100 करोड़ के आसपास टैक्स मिलता है। नॉन टैक्स की बात करें जो 18,000 करोड़ आता है, वो खनन से आता है 7400 के आसपास, और पेट्रोल से आता है 3400 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब आते हैं हम पूंजीगत पे।
पूंजीगत से पैसा वो आता है जो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है। मान लिया आपने कोई लोन लिया, तो हमारे पास जो लोन लिया गया है अभी सबसे ज्यादा है सार्वजनिक से, वो लिया गया है 2,22,000 करोड़ के आसपास। हमने देख लिया कि सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है। अब बात करेंगे हम वे की जो पैसा आया वो जा कहाँ रहा है। ठीक है, ये भी दो प्रकार से, राजस्व है मतलब जो पैसा बार बार एक तरीके से जा रहा है, और पूंजीगत का मतलब जो पैसा बार बार नहीं जा रहा है। तो राजस्व वे है वो है 2,42,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, जो कि जीडीपी का 14.9% के आसपास। अब देखिए, इसमें से 65,000 करोड़ मजदूरी और वेतन के लिए जा रहा है, ब्याज के भुगतान के लिए 34,000 करोड़ जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस वे की कि ये किस सेवाओं में किस प्रकार से जा रहा है, तो देखिए सामान्य सेवाओं में जा रहा है लगभग 77,000 करोड़, और सामाजिक सेवाओं में लगभग 1,01,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, और आर्थिक सेवाओं में जा रहा है 62,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूंजीगत की, पूंजीगत व्यय की, तो ये हमारा पूंजीगत व्यय है 26,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए इस चीज को कि पूंजीगत और राजस्व है क्या। कि मान लो आपने कोई लोन लिया, ठीक है, अब दो चीज आ गई लोन में, एक प्रिंसिपल या मूलधन, और दूसरा आएगा क्या, उसका ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लो आप उसका इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो क्या चुकाएंगे आप, बार बार वो पैसा देंगे, तो इसको रखेंगे कहाँ आप, यहाँ रखेंगे, किसमें, राजस्व में। पर आप जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मूलधन है लोन का, अगर वो चुका रहे हैं तो एक बार में ही वो खत्म कर देंगे, तो ये पैसा आएगा, एक बार ये पैसा आएगा आपके पास पूंजीगत में। हाँ, ठीक है, तो हमने देख लिया कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है वो किस प्रकार है। आगे के बिंदु पे आते हैं, वो है राजकोषीय देनदारियां, कि सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ा है या सरकार के ऊपर कितनी लायबिलिटी बनी पड़ी है। तो इस समय हमारे पास है 5,71,000 करोड़ के आसपास, जो कि जीडीपी का 37% के आसपास है। अच्छा, ये 5 लाख करोड़ आया कहाँ से, तो लगभग 4 लाख करोड़ तो आंतरिक ऋण से मिला है। केंद्र सरकार से भी हमने 46,000 करोड़ के आसपास ऋण ले रखा है, बीमाओं से और जमाओं से 70 और 54,000 के आसपास है। अब पढ़ते हैं कुछ घाटों के बारे में। पहला होता है बजटीय घाटा। बजटीय घाटा क्या होता है कि सरकार के पास जो पैसा आया और गया, सरकार हमेशा उसे जीरो करने की कोशिश करती, मतलब कुल व्यय उसमें से कुल प्राप्तियां घटा दें तो ये हमेशा ही जीरो होगा। कैसे होगा कि मान लो सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और आ रहा है, मान लो सरकार के पास, मान लो 100 रुपए खर्च किया और आ रहा है 80 रुपए ही, तो बचा हुआ पैसा सरकार मैनेज कैसे करेगी। मान लिया सरकार ने 20 रुपए का लोन ले लिया, तो लोन किस में दिखाती है वो, प्राप्तियों में। तो कितना हो गया टोटल, 100। तो 100 ही खर्चा और 100 ही प्राप्तियां, तो हो गया हमारा खर्चा बराबर, हो गया सरकार का खर्चा बराबर। पर ये सही मायनों में सही है क्या, तो इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालती रहती है। जो भी है, हम पढ़ेंगे अगला घाटा, राजस्व घाटा, जो कि है कि व्यय में से प्राप्तियां घटा दे। कौन सी प्राप्तियां, और व्यय राजस्व वाले। जैसे हमारे पास व्यय था 2,42,000 करोड़ के आसपास और प्राप्तियां थी 2,03,000 करोड़ के आसपास, तो ये लगभग लगभग 39,000 करोड़ के आसपास हमारा राजस्व घाटा निकल के आता है, जो कि जीडीपी का 2.5% के आसपास। तीसरा है हमारे पास राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा कि सरकार लोन ले लेती है, उधार लेती है कुछ, तो कुल व्यय में से जो हमारे पास जो प्राप्ति आई है उनमें से जो हमने उधार लिया था, जो बोरोविंग हमारी थी, उसको हटा दो, और जो बची हुई प्राप्ति है उनको कुल व्यय में से अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है वास्तविक या राजकोषीय घाटा, जो कि है 65,000 करोड़ के आसपास, और वो है जीडीपी का 4.3%। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ।
हमारा व्यय था टोटल 100 रुपए, और मान लिया हमारी प्राप्तियां भी 100 रुपए थी, पर इसमें से हमने कुछ लोन ले रखा था जो हमने प्राप्तियों में दिखा दिया था। कितना रुपए लिया था हमने? 20 रुपए। तो एक्चुअल में देखोगे आप तो 80 रुपए तो हमारी एक्चुअल प्राप्तियां थी, 20 रुपए तो लोन था हमारा। तो अब हम घटा के देखेंगे 100 में से प्राप्तियां 80 घटाई तो हमारे पास पैसा आ गया 20, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल में घाटा। तो यही सब कुछ था इस चैप्टर में। तो हमने 7 पिलर में से 3 पिलर और पढ़ लिए, बाकी के 2 पिलर हम अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में देखेंगे।